अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 33। आप कमरे में चलिए पापा, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। मनीष अपने पापा से कहता है, बेटा पहले अपनी माँ को डॉक्टर से दिखा ला, उसके बिना ये घर नहीं चल सकेगा। मनीष के पापा बहुत ही धीमे और क्षीण स्वर में इस तरह कहते हैं जैसे यदि किसी और ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। लेकिन ट्रे लेकर कमरे से निकलती विनया के कानों में ये अल्फाज सरसराते हुए चले गए, मानो इन्हें अच्छे से ज्ञात है कि ये घर केवल उनकी पत्नी के होने से ही चल सकता है, संभल सकता है। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से उन्होंने अपना मुंह मोड़ रखा है। सबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, दिल में झूठा अहम लिए कराते हो हानि। ससुर जी की बात पर मन ही मन प्रतिक्रिया देती विनया श्री मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों पर पुरुष वर्ग के लिए पंक्तियां रचती विनया की मुस्कान उसके चेहरे पर सजीव हो गई, जिसने इस समय मनीष को भड़काने का कार्य किया। जब देखो बस दांत निपोड़ने लगती हो, घर की बहू वाले कोई लक्षण हैं भी तुम्हारे अंदर। मनीष की निगाह विनया पर पड़ी और उसके मुंह के तानों की बौछार कर दिया। विनया ने उसके तानों का सामना मुस्कान से किया और सहानुभूति भरी नजरों से देखते हुए कहती हुई आगे बढ़ गई, मनीष बाबू, हर मुस्कुराते धुए दांत की एक अनोखी कहानी होती है जो सुनने लायक होती है। अगर श्रवण करने लायक कान हो तो काश आप अपनी माँ के करीब होते। विनया की बवाल से भरी बातों ने मनीष के मन को हिला दिया। मनीष विनया के कथन को जब तक समझता, विनया जा चुकी थी और मनीष उसे रसोई की तरफ जाते हुए देखता रह गया। क्या करूं, पापा के लिए पहले कुछ ले आऊं, फिर माँ को देखता हूँ। मनीष भी रसोई की तरफ बढ़ गया। आप गलत जगह पर आ गए हैं, आपकी मंजिल उधर है। विनया ट्रे के लिए रसोई से निकल रही थी और मनीष से रसोई के दरवाजे पर टकरा गई और विनया से बिना कटाक्ष किए रहा नहीं गया। हटो तुम सामने से, मनीष कहता है। ठीक है, विनया बगल होती हुई कहती है, ये जो तुम बात बेबात कुछ से कुछ कह देती हो ना, ये मुझे हरगिज पसंद नहीं है। अच्छे से मनीष कहता है, जिसे न सुनना हो तो दोनों हाथ से दोनों कान बंद कर ले। विनया भी बिना मुड़े कहती चली गई। क्या करूं, पापा के लिए दूध ही गर्म कर ले जाता हूँ, फिर बुआ से ही कहता हूँ कुछ बना ले। गोलू तो कोयल भाभी को छोड़ ही नहीं रहा है, वो भी क्या करे। संपदा भी रहती तो कुछ आराम हो जाता, ऑफिस भी कॉल करना है। मनीष गैस ऑन कर दूध गर्म होने रखता हुआ खुद से ही बातें कर रहा था। ट्रे में दूध का कप और 2 ब्रेड लिए मनीष अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजे पर ही ठिठक गया। दवा भी लेनी है आपको पापा जी, ये देखिए आपकी दिन भर की समय सारणी मैंने बना रखी है, कोई मजाक थोड़े ना है। इस घर की बहू हूँ, हाँ माँ की तरह तो सब कुछ नहीं संभाल सकती, फिर भी प्रयास तो किया ही जा सकता है ना। मनीष के पापा की ओर टेबलेट बढ़ाती हुई विनया कह रही थी। मनीष के पापा बिना कुछ बोले चुपचाप टेबलेट लेकर निगल लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए पापा जी, अभी थोड़ी देर में बुआ जी घर संभाल लेंगी तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। विनया मुस्कुराकर कहती है, बेटा बाहर से कुछ मंगवा लो और मनीष से कहकर अपनी सास को डॉक्टर से दिखवा लो, और कोई कुछ नहीं करने वाला। विनया ट्रे में कप रख रही थी, तब ससुर जी धीरे से अपराधी की तरह कहते हैं। विनया की इच्छा होती है कि ससुर जी से पूछ ही लें। जब उन्हें ये सच्चाई मालूम है तो घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित था। उनके मान सम्मान अधिकार को छीन कर किसी और के हाथ में दे देना, क्या यही बड़प्पन था? 100 तरह के सवाल मन में लिए विनया चेहरा स्तंभ था और उसने अपनी मृगनयनी जैसी आंखों से ससुर जी की ओर देखा, जिसमें उन सवालों के साथ उपालंब भी तैर रहा था। और ससुर जी उसकी नज़रों का ताव में खुद को जलता महसूस कर नज़र नीचे कर पास में रखे अखबार के शब्द जाल में खुद को उलझाने का प्रयास करते हैं। और विनया ट्रे लिए बाहर निकलती है तो मनीष दरवाजे पर खड़ा मिलता है। गुणी माँ का अवगुणी बेटा मनीष के हाथ में दूध का गिलास और प्लेट में ब्रेड देख मुस्कुराकर कहती विनया चली जाती है, पापा ये दूध। मनीष पापा से नज़र मिलाते ही कहता है, बहू ले आई थी बेटा। मनीष के पापा अखबार रखते हुए कहते हैं,
जिसका अर्थ था मनीष उनके पास थोड़ी देर बैठे। उनके चेहरे पर खुशी का प्रतिबिंब झलक रहा था। मनीष प्लेट और गिलास मेज पर रखे हुए कुर्सी खिसका कर बैठ गया, लेकिन 10 मिनट बीतने के बाद भी दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वे दोनों ही चुपचाप अपनी नजरें नीचे किए बैठे रहे और आसपास की चीज़ों को ताके रहे। इस स्थिति में उनके बीच की दूरी महसूस हो रही थी, जैसे दोनों ही अव्यक्त सोच के साथ अनबोले शब्द इंतजार कर रहे हों। पापा, मैं बुआ से लंच के लिए कहता हूँ और मम्मी को चिकित्सा उपलब्ध कराकर दफ्तर भी जाना होगा। मनीष खड़े होने का उपक्रम करता हुआ कहता है और मनीष के पापा केवल सिर हिलाकर अपनी सहमति देते हैं। बुआ, मुझे दफ्तर भी जाना है, आप आज रसोई देख लीजिए ना, सबके लिए कुछ बना देती, मैं भी आपकी सहायता कर दूंगा। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मनीष झिझकते हुए बुआ से कोई बात कह रहा था, या यूँ कहा जाए कि इससे पहले वो सिर्फ बुआ की सुनता रहा था। कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मुझे तो कमजोरी हो गई है मनीष, सुबह से अन्न का एक दाना भी तो नहीं ले सकी और तुम्हारी पत्नी को तो बातें बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। बुआ अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहराती हुई कहती है। उनकी आवाज़ में दर्द और कमजोरी कूट कूट कर भरा हुआ था। वह चिंताग्रस्त और थकी हुई नज़रों से मनीष की ओर तकलीफ भरी दृष्टि डालती हुई कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था मेरा टिकट करा दो, घर से दूर कितने दिन रहें इंसान। मनीष की दृष्टि जैसे ही मंजली बुआ की ओर उठी, वो हाथ खड़ा करती हुई कहती है, अजीब ही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। मनीष निराशा भरे स्वर में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में आता है। तुम ये क्या कर रही हो? विनया को कमरे के सोफे पर बैठे और टेबल पर पैर अटकाए देख मनीष तेज आवाज में कहता है, नेल पेंट कर रही हूँ, कई दिनों से समय नहीं मिला था, आज कोई काम नहीं है, दवाई के कारण माँ की भी आंख लग गई है। मेरे दिमाग में आया कि इस समय का सदुपयोग करते खुद ध्यान दिया जाए। पैर के नाखून में गुलाबी रंग की रंगत बिखेरती विनया बिना सिर उठाए जवाब देती है। उसकी सहज हंसी से उसका चेहरा धूप की किरणों की बौछार में निर्मल भूमि पर खिलते हुए एक सुंदर फूल की तरह लग रहा था। समय का सदुपयोग, मम्मी की तबीयत खराब है, घर अव्यवस्थित है, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है, मेरी जरूरी मीटिंग है और तुम समय का सदुपयोग करते हुए नेल पेंट कर रही हो, वाह गजब ही है। मनीष विनया पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके उत्साह में चमकते चेहरे को देख झल्ला कर रह गया। आप अभी बुआ जी के कमरे में गए तो थे, क्या बना रही है बुआ जी? आपकी तो पसंद नापसंद उन्हें मालूम ही होगी, के लिए उन्हें कभी कुकिंग करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ होगा। आज तो इसी बहाने हम जैसों को भी उनके हाथ के खाने का स्वाद मिलेगा। अपने नाखूनों पर फूंक मारती आंखें मटकाती विनया बेधड़क कहती है, नहीं, वो बुआ ने मना कर दिया है, कुछ मंगवाना ही होगा। मनीष शर्मिंदा होता हुआ कहता है, ओहो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मम्मी से बात हो गई है, थोड़ी देर में दिन भर का खाना लेकर ड्राइवर आ जाएगा और उनकी घरेलू सहायिका आकर साफ सफाई कर जाएगी। विनया बैठे बैठे ही कहती है। मनीष के पुरुष प्रधान अहम के चौंकते हुए अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कहा, तुमने बिना पूछे ही निर्णय ले लिया, कैसे? उनके चेहरे पर व्याकुलता और आक्रवर्य से भरे भाव प्रतिद्वंदित हो रहे थे। मनीष के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए विनया कहती है, अब जिसे अपनी माँ के कमरे में भी जाने के लिए किसी और की पीठ का सहारा लेना पड़े, उसके निर्णय लेने की क्षमता समझ आती है। और पापा जी से आज्ञा मिल ही गई। मनीष के लिए यह सब अप्रत्याशित था। विनया का व्यवहार उसके लिए बिल्कुल गौण सा था। इस परिस्थिति ने मनीष को एक नए स्तर पर विचार करने पर मजबूर किया, लेकिन यह व्यवस्था कब तक चलेगी? इससे पहले तो बुआ सब कुछ संभाल, इससे पहले माँ का स्वास्थ्य कब बिगड़ा था? मनीष और आपको अपनी बुआ से घर संभालने कहना पड़ा था। मनीष को बीच में रोकती विनया एक तरह से गुर्रा उठी थी। आज विनया अपने मन का गुबार बिना किसी परिणाम को सोचे निकालने पर आमादा थी। उसने नहीं सुना था कि पुरुष के अहम को सहलाकर उससे काम लिया जा सकता है, लेकिन
यहाँ तो वो उल्टा ही देख रही है। एक जमाने से माँ तो उन लोगों के अहम को पोषित ही कर रही है, लेकिन उससे उनका कुछ भला हुआ हो ऐसा दिखा तो नहीं। इसलिए विनया ने सीधे अहम पर चोट करने का सोच लिया था। उत्तर ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। जाइए माँ को देखिए, विनया मनीष को बंगले झांकते देखकर आदेशात्मक स्वर में कहती है। मनीष के पास विनया के सवालों का जवाब नहीं था, क्योंकि अंजना उसकी ज़रूरत का सामान उसके हाथों में पकड़ा जाती थी और वो बुआ के साथ बैठा इन सब बातों का श्रेय बुआ को ही देता था। उसने कभी इस हालत का सामना नहीं किया था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका और सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। मनीष के दिल में गहरा विचार चल रहा था, क्योंकि विनया ने उसे भी हर समस्या का सामना करने का आभास करवाया था। विनया के आत्मविश्वास को उकेड़ने वाले उन सवालों ने मनीष को अपने जीवन की महत्वपूर्णता पर चिंतित कर दिया था। अब उसे महसूस हो रहा था कि खुद से और अपने रिश्तों से नए संबंध जोड़ने का समय आ गया है। अब वो समझ रहा था कि उसके ठंडक का स्रोत तो उसके घर में ही विद्यमान है। वो जिस मृग मरीचिका की ओर भाग रहा था, वास्तविकता में तो वो है ही नहीं। विनया ने उसके जीवन के पुनर्निर्माण का संकेत दिया था। सोचता हुआ मनीष झटके से उठकर बिना झिझक अपनी माँ के कमरे की ओर चला गया, जहाँ अंजना खिड़की के शीशे के बाहर देखने का प्रयास कर रही थी और आहट सुनकर नजरें घुमाती है तो मनीष को सामने खड़े पाकर उठने की कोशिश करती है। नहीं माँ, आप लेटे रहिए, थोड़ी देर में डॉक्टर से मिल आते हैं। मनीष लेटे रहने कहकर वहीं कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ, अंजना बेटे को देखकर प्रफुल्लित होकर कह रही थी कि विनया नाम में सिर हिलाती हुई कमरे में प्रवेश करती है। डॉक्टर का क्या करना बेटा, उम्र का तकाजा है, उठने की कोशिश करती अंजना अचानक से नाटकीय अंदाज में कहती है और विनया को हंसी आ गई। उसकी हंसी सुनकर मनीष बैठे बैठे ही मुड़कर निगाह में प्रश्न का तालाब भरकर देखता है। वो आपको यहाँ बैठे देख हंसी आ गई, मेरे कहे का इतना जल्दी असर होगा मैंने सोचा नहीं था। आपके पास कोमल हृदय भी है, ये तो कल्पना से भी परे था। सो स्वीट पतिदेव, विनया एक आंख दबाती हुई कहती है। विनया की इस हरकत पर मनीष भनभना गया। तुम्हारी ये जो बचकानी टिंग टोंग मैं देखता हूँ, तुम माँ को तैयार करो, डॉक्टर से मिल आऊं। विनया को निर्देश देता मनीष उसे घूरता हुआ मुख्य द्वार खोलने चला गया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।